लेबनान को लेकर वॉशिंगटन के भीतर उभरती नीति बहस आज ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां अमेरिका की पूर्व और वर्तमान रणनीतियां एक दूसरे के सामने सवाल बनकर खड़ी दिखती हैं। और इन्हीं विरोधाभासी दृष्टिकोणों के बीच अमोस हॉकस्टाइन का हालिया बयान पूरी बहस को नया अर्थ देता है। वे बताते हैं कि केवल हिजबुल्लाह को निशस्त्रीकरण के दबाव में लाना कोई समाधान नहीं, बल्कि ये उस जमीन को और कठोर बना देगा जिस पर पहले से ही अस्थिरता गहरी जड़ जमा चुकी है। इसलिए उनका आग्रह है कि अमेरिका को आर्थिक स्थिरता, निवेश और लेबनानी सशस्त्र बलों की सुदृढ़ता जैसे मुद्दों को भी उसी गंभीरता से देखना चाहिए। वे चेतावनी देते हैं कि बेइंतहा दबाव लेबनान को गृहयुद्ध की ओर धकेल सकता है और ये वही स्थिति पैदा कर सकता है जिसे दुनिया असफल राज्य की श्रेणी में देखेगी। ठीक उसी समय अमेरिकी राजदूत टॉम बैराक का बयान भी हलचल पैदा करता है, जिसमें उन्होंने लेबनान को फेल्ड स्टेट कहकर उसकी नेतृत्व व्यवस्था को डायनासोर मान लिया, जबकि हॉकस्टाइन अपनी तरफ से एक संतुलित स्थिति पेश करते हैं और याद दिलाते हैं कि वे वही व्यक्ति हैं जिनकी मध्यस्थता में लेबनान इजराइल समुद्री सीमा समझौता हुआ था, जिसे हिजबुल्लाह तक ने समर्थन दिया। इसी आधार पर उनका कहना है कि हिजबुल्लाह के साथ व्यवहारिक राजनीतिक जगह को समझे बिना केवल कठोरता थोपने की कोशिश वास्तव में लेबनान को और अस्थिर कर देगी। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह की हालिया प्रतिक्रिया में भी दो तरह की परतें नजर आती हैं। एक ओर वे संभावित बातचीत पर आपत्ति जताते हैं, लेकिन दूसरी ओर इशारा करते हैं कि संवाद के कुछ रास्ते खुले रह सकते हैं, बशर्ते उद्देश्य स्पष्ट हों। उनकी बयानबाजी में 2024 की युद्ध विराम शर्तों का उल्लेख इस ओर इशारा करता है कि वे अपने क्षेत्र पर किसी भी बाहरी हमले को लेकर सजग हैं, लेकिन खुद किसी तरह की आक्रामक पहल नहीं चाहते। इसी संदर्भ में हॉकस्टाइन का सुझाव है कि ट्रंप प्रशासन को बहुत कठोर रुख छोड़कर जमीन की वास्तविकताओं को समझने की जरूरत है और इजराइल पर भी ये दबाव बनाना होगा कि वो लेबनान में चल रहे हमले रोके, ताकि कम से कम एक ठंडी शांति जैसी स्थिति बन सके जो पूरे क्षेत्र के लिए स्थिरता और अमेरिकी रणनीति के लिए मजबूती प्रदान करे। वे बताते हैं कि अमेरिका जिस विशाल नए दूतावास परिसर का निर्माण बैरूत में कर रहा है, वो ये साबित करता है कि लेबनान वॉशिंगटन के लिए भविष्य में कितना महत्वपूर्ण भू रणनीतिक केंद्र है। इसलिए देश की स्थिरता अमेरिकी हित का हिस्सा है। लेकिन वे चेतावनी भी देते हैं कि अगर हिजबुल्लाह को निशस्त्रीकरण के चक्कर में लेबनान को धकेला गया और स्थिति हाथ से निकल गई, तो यही अव्यवस्था उन समूहों के लिए दरवाजे खोल सकती है जिन्हें असफल राज्यों की अराजकता सबसे ज्यादा रास आती है और जिनका पुनरुत्थान इराक और सीरिया में पहले ही चिंता बढ़ा चुका है। इस दृष्टिकोण के भीतर एक तीखा सवाल भी है, क्या अमेरिका को अपनी रणनीति इजराइल की प्राथमिकताओं के मुताबिक चलानी चाहिए या उस व्यापक क्षेत्रीय स्थिरता के अनुसार जिसमें अमेरिका की दीर्घकालिक साझेदारियां और प्रोजेक्ट शामिल हैं। इसी तनाव के बीच हम रूसी भाषी समाज में चल रहे उस वैचारिक संघर्ष को देखते हैं जहां इजराइल फिलिस्तीन विवाद पर विभिन्न विचार सामने आते हैं और कुछ स्थानों में ये बहस बेहद कटु रूप ले लेती है। जिस इंटरव्यू में रूसी मूल की एक लेखिका ने फिलिस्तीनियों पर कठोर टिप्पणी की, वो इंटरव्यू रूस भाषी दुनिया में भारी बहस का कारण बना और यहीं से पता चलता है कि मीडिया के कुछ वर्गों में इजराइल के प्रति गहरी सहानुभूति ऐतिहासिक कारणों से जुड़ी हुई है, चाहे वो जार शासित रूस का यहूदियों के प्रति भेदभाव हो या बाद में सोवियत दौर की नीतियां, जिनकी परिणति ये हुई कि कई उदारवादी और असंतुष्टग्रस्त रूसी बुद्धिजीवी इजराइल को एक सुरक्षित जगह या प्रतीक के रूप में देखने लगे। इसी धारा में आने वाले कई राजनीतिक निर्वासित भी फिलिस्तीन मुद्दे पर अक्सर कठोर और एक तरफा राय रखते हैं, जबकि वे खुद लोकतंत्र और मानवाधिकारों की पैरवी करने वाले माने जाते हैं। ये विरोधाभास इसलिए गहरा दिखता है क्योंकि जब वे रूस के भीतर होने वाले उत्पीड़न की आलोचना करते हैं, तब वही लोग अक्सर अन्य समुदायों की पीड़ा, हाशिए पर पड़े समूहों या मध्य पूर्व में चल रहे मानवीय संकटों के प्रति उतना संवेदनशील दृष्टिकोण नहीं रख पाते। कई उदाहरणों में ये देखा गया कि जहां कुछ उदारवादी कार्यकर्ता रूस के अल्पसंख्यक समूहों पर होने वाले अत्याचार को लेकर अपेक्षाकृत चुप रहते हैं, वहीं वे दूसरे संदर्भों में लोकतंत्र और अधिकारों की लड़ाई के बड़े समर्थक दिखाई देते हैं। ये जटिल विरोधाभास बताता है कि राजनीतिक मानवीयता और नैतिकता का दावा करना आसान है, लेकिन उसे व्यवहार में समान रूप से लागू करना कहीं ज्यादा कठिन। इस पूरी बहस का तात्पर्य यह है कि जब हम लेबनान की स्थिरता या फिलिस्तीन के मानवाधिकारों की बात करते हैं, तो इस मुद्दे को किसी संकीर्ण राजनीतिक पहचान से नहीं, बल्कि क्षेत्र की दीर्घकालिक शांति के पैमाने से देखना आवश्यक है। लेबनान की अस्थिरता केवल उसके अपने नागरिकों का संकट नहीं, बल्कि यह पूरे क्षेत्र की सुरक्षा, आर्थिक संभावनाओं और भविष्य की साझेदारियों को प्रभावित करती है। जब भी कोई राज्य अत्यधिक दबाव, राजनीतिक ध्रुवीकरण या बाहरी हस्तक्षेप की वजह से अस्थिर होता है, तो सबसे पहले खतरा आम नागरिकों पर आता है और फिर वहां आतंकी समूह पनपने लगते हैं। इसलिए हॉकस्टाइन जिस वास्तविकता पर आधारित नीति की बात करते हैं, वो एक चेतावनी भी है और एक रास्ता भी कि अमेरिका को केवल शक्ति केंद्रित निर्णय के बजाय स्थिरता आधारित रणनीति अपनानी चाहिए।
इस नज़रिए से देखा जाए तो लेबनान की पूरी स्थिति केवल इजराइल हिजबुल्लाह तनाव तक सीमित नहीं, बल्कि ये वैश्विक राजनीति, मीडिया की धारणा, क्षेत्रीय ऐतिहासिक जख्मों और अंतर्राष्ट्रीय रणनीतियों का एक जटिल संगम है, जिसमें हर कदम सोच समझकर उठाना होगा ताकि क्षेत्र को और अंधेरे में धकेलने के बजाय शांति, संतुलन और स्थायी समाधान की ओर बढ़ा जा सके। क्योंकि किसी भी क्षेत्र में शांति तब तक मजबूत नहीं हो सकती जब तक स्थानीय समाज की आवाज़, ऐतिहासिक संदर्भ, राजनीतिक वास्तविकताएं और मानवीय परिणामों को बराबर जगह ना दी जाए। इसलिए इस पूरे विवाद को देखते हुए ये साफ दिखता है कि केवल कठोर नीतियां किसी देश को सुरक्षित नहीं बनाती, बल्कि विवेकपूर्ण, संवाद आधारित और दीर्घकालिक सोच ही किसी भी विवाद को ऐसे बिंदु पर ले जा सकती है जहां जनता का जीवन सुरक्षित, क्षेत्र स्थिर और भविष्य आश्वस्त दिखाई दे। और यही वो बिंदु है जिसे लेबनान, क्षेत्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सभी अपने अपने तरीके से छूने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यही एक रास्ता है जिसमें संघर्ष की आग को कम करके सहयोग के दरवाजे खोले जा सकते हैं।